कनेक्शन की शायद थोड़ी दिक्कत थी। मैं आतमजीत सिंह साहब, आपसे जरा एक चीज और बताइए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप उस आंदोलन से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि अजय मिश्रा टेनी, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जिनका साफ साफ बार बार कहा जा रहा है उनका लड़का तो आरोपित है ही, क्या मजबूरी है उसको? क्या डबल इंजन सरकार मजबूरी है? क्यों नहीं हटा रहे हैं? क्योंकि मैं एक अपने दर्शकों को एक चीज याद दिला दूं। मायावती जी चीफ मिनिस्टर थी। हम सब, मैं बार बार कहता हूं, हम लोगों के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मायावती मुख्यमंत्री थी, रमाकांत यादव उनकी पार्टी के एमपी एमएलए जो भी थे, घर से बुला के गिरफ्तार करवाया था जब उनको लगा था कि ये वो है। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं हमारे को, लेकिन किसी गुंडे के उसमें जो गुंडागर्दी कर रहा हो उसको प्रोटेक्शन देने का काम कौन से कर्तव्य है? जरा मैं अजय जी, आतमजीत सिंह साहब आपसे, भाई साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा आतमजीत सिंह से कर लो। अशोक भाई साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। आतमजीत जी, सिंह साहब। आनंद वर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे समय देने के लिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार कर्तव्य पथ पर है या कर्तव्य विमूढ़ है उन लोगों के लिए जिन्होंने उनको पैसे दिए हैं भारत में इलेक्शन लड़ने के लिए और भारत के संविधान को बदलने के लिए। आपको ज्ञात होगा कि 2014 में जब यूपीए की सरकार के ऊपर सीएजी के द्वारा, विनोद राय के द्वारा एलिगेशंस लगी थी, विनोद राय उस टाइम सीएजी के हेड थे, कि 2G 3G में इन्होंने जो लाइसेंसेस दिए उसमें करीब स्टेट एक्सचेकर को 2.5 या 1,84,000 करोड़ रुपए, समथिंग लाइक दैट, 1,84,000 करोड़ रुपए का उनको नुकसान हुआ है। और उसमें कोयले की दलाली में भी ये कहा गया कि मनमोहन सिंह सरकार जो है, कोयला खदानों को उन्होंने जिन लोगों को दिया उसमें भी स्टेट को नुकसान हुआ, वो सस्ते में दिए गए। हालांकि ये कहीं भी कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाया और ये केसेस भी खत्म हो गए। अब 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, तो मोदी जी की सरकार इसलिए आई क्योंकि राहुल गांधी भट्टा परसौल गए थे उससे पहले, और उन्होंने देखा कि वहां गोली चली प्रशासन द्वारा और कुछ लोग मरे भी। तो उन्होंने कहा कि एजिटेशन क्यों हो रही है लैंड एक्विजिशन एक्ट पे। तो उनको ये समझ में आया कि वहाँ का जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ के जंगल ज़मीन का जो वहाँ का जो एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को खराब किया जा रहा है और वहाँ पे कॉरपोरेट घरानों के लिए ज़मीन हथियाई जा रही है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी द्वारा। तो उनको ये लगा कि ये गलत हो रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये भट्टा परसौल में जो भी हो रहा है इसको रोक दिया जाए और लैंड एक्विजिशन एक्ट को अभी फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया जाए और कोई ऐसी लैंड एक्विजिशन नहीं की जाए जिसमें वहाँ के लोगों की, स्थानीय लोगों की परमिशन ना हो या उनकी हामी ना हो। अब चूंकि 2014 में मोदी साहब गुजरात के सीएम थे, आपको ज्ञात होगा कि टाटा की नैनो वेस्ट बंगाल में कुछ लेबर को और लैंड को लेकर कुछ डिस्प्यूट था उनका वहाँ की सरकार के साथ। तो प्रधानमंत्री मोदी उस टाइम जब सीएम थे, उन्होंने कहा कि आप मेरे यहाँ आ जाइए, मैं आपको गुजरात में 1 रुपए में ज़मीन दे देता हूँ। तो उन्होंने उनको ज़मीन दिला दी, वो टाटा का प्रोजेक्ट वहाँ शिफ्ट हो गया। उन्होंने पूंजीपतियों को ये वादा किया कि गरीबों की, आदिवासियों की, दलितों की, ओबीसीज की, एससी एसटी समाज की ज़मीनें, जितनी भी ज़मीनें हैं जिसमें अधिकार क्षेत्र जो है वो सरकार का भी पड़ता है, वो उनको मुआवजे की दी गई हैं या कुछ है, तो उस पर वो एक्विजिशन करके और वो कॉरपोरेट्स को वो ज़मीनें दिलवाएंगे। ये ब्रिटिश एक्ट है लैंड एक्विजिशन का, 1857 का या 1897 का मेरे हिसाब से। तो ये उस टाइम पे इनका हैंडशेक हो गया मोदी जी का अदानी, अंबानी और कॉरपोरेट्स के साथ, क्योंकि कॉरपोरेट्स ने फिर पैसा मोदी जी के पास लगा दिया, क्योंकि उनको लगा कि राहुल गांधी जो है वो सोशलिज्म की तरफ और सेंटर टू लेफ्ट ज्यादा जा रहे हैं और उससे जो है कॉरपोरेट्स को या पूंजीवादियों को उसका बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो ये हैंडशेक तो 2014 में ही हो गया था। तो 2014 से 2019 आपने देखा कि लैंड एक्विजिशन एक्ट लाया गया पहले ऑर्डिनेंस के द्वारा, फिर वो क्योंकि राज्यसभा में उनके पास नंबर्स नहीं थे और वो वहां से डिफीट हुआ। और उसके बाद ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूंजीकरण हो, पूंजीवादियों को जितनी भी देश की संपदा है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के द्वारा बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के ठेके हैं, चाहे वो रेलवेज की लीज 5 साल से 35 साल की करके उनको ये दिखाया जा रहा है कि 1.2 लाख जॉब्स जनरेट हो जाएंगी। जॉब्स कहाँ से जनरेट हो जाएंगी? प्राइवेट एंटिटी कभी भी जॉब जनरेट नहीं करती, वेल्थ जनरेट करती है। और जहां तक अजय मिश्रा टेनी का मामला है, अजय मिश्रा टेनी तो एक छोटे से मोहरे हैं, क्योंकि वो एक ब्राह्मण समाज के वहाँ के नेता हैं और वहाँ के
जब ये किसान आंदोलन हुआ तो लखीमपुर में जब उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया, उनका कोई प्राइवेट फंक्शन था उनके गांव में, कोई दंगल का था और उनका बेटा वहां उनको लेने आया था केशव प्रसाद मौर्य को, जब उसको लगा कि उनकी तो बेइज्जती हो गई क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को बाय रोड जाना पड़ा, प्रोग्राम हुआ, केशव प्रसाद मौर्य गए भी, तो ये उनके जो आशीष मिश्रा, उनके अजय मिश्रा टैनी के बेटे हैं, अनप्रोवोक्ड किसानों को, वो तो 2 बजे प्रोटेस्ट करके, उनका काम था हेलीकॉप्टर ना उतरने देना, वो तो वापस जा रहे थे, तो पीछे से गाड़ियों ने जिस तरीके से हमला किया, पहले तो कहने लगे किसानों ने पत्थर मारे, पर क्योंकि एक साक्षात वीडियो जारी हो गया और वो सोशल मीडिया पे वायरल भी हो गया, तो वो उस बात को झुटला नहीं पाए, पीछे से गाड़ियां चली और अनप्रोवोक्ड किसानों को बेमतलब में उनको रौंद डाला। अब चूंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है उनका कद बहुत मजबूत है, और ये उत्तर प्रदेश के इलेक्शन भी आने वाले थे। दिसंबर में जो ये तीनों कृषि कानून वापस लिए गए और किसानों से एक वादा किया गया कि हम एसकेएम को लेकर एक कमेटी बनाएंगे एमएसपी पे, वो कमेटी कभी बनी नहीं क्योंकि जो 24 मेंबर में से 21 मेंबर उन्होंने नॉमिनेट किए वो सरकारी थे, तो एसकेएम ने उसको मना कर दिया कि हम इस कमेटी का पार्ट नहीं होंगे। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो एक किसानों को सब्सिडी देती है बिजली पे, उस सब्सिडी का हक खत्म हो जाएगा, वो अमेंडमेंट बिल 2022 को पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी के सामने दे दिया गया, पहले पार्लियामेंट में लाया गया, फिर उसको स्टैंडिंग कमेटी भी दे दिया गया, 2024 तक शायद वो भी टल जाएगा। पर चीज ये है कि सरकार की मंशा कभी भी किसानों के हित में काम करने की नहीं थी। आज आप देखिए जीडीपी का 4.5% हिस्सा किसानी से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग भी 4.5% है। किसानों को उनका हक न दिलाना और पूंजीपतियों को, जिस तरीके से आप देखिए फसलों की खरीद होती है, लहसुन मध्य प्रदेश में 1 रुपए किलो बिकता है, सेब 40 रुपए किलो हिमाचल प्रदेश में बिकता है, और वही कंज्यूमर को लहसुन 200 रुपए किलो मिलता है और सेब 150-180 रुपए किलो मिलता है। आटा, जबकि आपने देखा किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में जब यूक्रेन वॉर हुई तो 3500 रुपए कुंटल हो गया, पर यहाँ किसान को 1800 रुपए कुंटल रेट भी नहीं मिलता है। तो ये जो बीच के लोग हैं जो बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हैं या उनको धन बल देकर उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो और मुनाफा कमाने उनको देगी, तो ये गोरख धंधा है। अजय मिश्रा टैनी उसी के पार्ट हैं, क्योंकि वो भी कहीं उनका भी लिंक जो है नेपाल और यूपी बॉर्डर पे पेट्रोल डीजल की आवाजाही का, कई उनके गोरख धंधे हैं, कई तरह के उनके लैंड पार्सल्स हैं जिनको वो एक्वायर करके बैठे हैं। तो वो काफी एक शक्तिमान आदमी है लखीमपुर के, और क्योंकि वो गृह राज्य मंत्री भी हैं तो उनकी पावर बहुत ज्यादा है। अब किसान उनके सामने कहाँ टिकेंगे? तो ये सरकार जो है वो पूंजीपतियों की सरकार है, ये सरकार अग्रिम जातियों की सरकार है, ये सरकार सांप्रदायिकता के नाम पर वोट बटोरने की सरकार है। इस सरकार से आप ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग या कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि वो आपके हित में बात करेगी या कोई ऐसा काम करेगी जिससे गरीबों का भला होगा। अभी सरकार ने कुछ दिन पहले मोदी जी ने ये कहा था कि हम एक आर्थिक पैकेज लेके आए, 2020 की बात बता रहा हूँ, 20 लाख करोड़ रुपए, उस टाइम हमारी इकोनॉमी 2 ट्रिलियन की हो गई थी लॉकडाउन में, तो उनका 20 लाख करोड़ यानी कि 10% जीडीपी का आर्थिक पैकेज हम देंगे। अब वो, अगर मैं आपको अप्रैल टू जून का फिगर दूं इस साल का, मात्र 1.3% ऑफ जीडीपी खर्चा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये सरकार झूठ बोलती है। प्रधानमंत्री खुद ही जो स्कीम्स अनाउंस करते हैं वो स्कीम्स को फॉलो नहीं करते हैं। जीडीपी की ग्रोथ ले लीजिए, लेबर की ग्रोथ ले लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा ले लीजिए, एनईटी, आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज को अगर फैक्ट फाइंड करेंगे तो आपको लगेगा प्रधानमंत्री मोदी जितनी बातें कहते हैं वो झूठ होती हैं। अब मैं, इन्होंने जो 3 काले कानून भी वापस लिए हैं, मैं इतना ही बस कह के अपनी बात खत्म करूंगा। प्राइस एश्योरेंस, एमएसपी और प्राइवेटाइजेशन को लेकर जितने भी उन्होंने बातें की और कानून वापस लिए कि हम समझा नहीं पाए, ये किसी ना किसी तरीके से फिर से लॉस बन जाएंगे कोई और नाम से, और वो जो उनका प्रॉमिस है उन पूंजीपतियों को 2014 का, उसको वो जरूर पूरा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं एक चीज और पूछ रहा हूं, नोटबंदी के समय भी तो कुछ कर्तव्य बताए थे और कहा कुछ वादे किए थे, तो उस पे उसको याद दिलाने की जरूरत है कि नहीं आतमजीत सिंह साहब? जी, नोटबंदी में वादा ये किया गया था कि कश्मीर में टेररिज्म खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा और नकली नोट जो नेपाल और पाकिस्तान के जरिए हिंदुस्तान में आते हैं वो उनका निवारण हो जाएगा। पर मुझे लगता है कि वो जितना भी पैसा था, चाहे वो नकली नोटों के बारे में था या नकली करेंसी के बारे में था या काले धन के बारे में था, तो
तो सबसे ज्यादा काला धन तो अब ये सत्ता पक्ष के लोगों के पास है। आपको ज्ञात हो कलकत्ते में गुजरात में, अहमदाबाद में और बंबई में इनके खुद के आदमी बैठ के वहां कन्वर्जन कर रहे थे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना पे एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि वो खादी ग्राम उद्योग के वहां सीएमडी थे और करीब 26 लाख रुपया उन्होंने कैश लेकर और उसको कन्वर्ट किया, जिसको कहा जाता है कि पुरानी करेंसी लेके नई करेंसी में कन्वर्ट किया और कमीशन बनाई। ओपन 30% कमीशन बन रही थी उस टाइम कि आपके पास अगर 10 करोड़ रुपए हैं, आप दीजिए 30% काट के आपको 7 करोड़ रुपया नई करेंसी में मिल जाएगा। तो ये तो एक आप ये समझिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज की कैपिटल को अपने द्वारा हासिल करने के लिए ये किया गया। उसके बाद उसका क्या किया गया, उसमें प्रॉपर्टीज खरीदी गई, बड़े बड़े भवन बनाए गए, बीजेपी के हेडक्वार्टर्स खड़े किए गए। तो उन्होंने अपने आप को इतना सर्वशक्तिशाली कर लिया कि आज की डेट में कोई भी पार्टी उनके सामने धन, बल और उनकी ताकत के सामने बिल्कुल बो नहीं पाई है, और वैसा ही ये हो रहा है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कह दूं कि जो उनके राहुल गांधी के कंटेनर पे सवाल उठाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो 8,000 करोड़ रुपए का प्राइवेट प्लेन प्रधानमंत्री मोदी ने खरीदा, वो किसके पैसे से खरीदा भाई? हमारे टैक्स के पैसे से खरीदा है। वो जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसका अनावरण 30,000 करोड़ रुपए में खर्चा हुआ, वो किसके पैसे से बना है? वो हमारे पैसे से बना है। तो इसलिए क्योंकि सरकार पब्लिक को उत्तरदायी है, पब्लिक के टैक्स के पैसे को खर्च करती है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी मस्ट है और इन सब चीजों की प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और अकाउंट्स जनरल द्वारा ये श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि सरकार ने पिछले 7 साल 8 साल में जितना भी व्यय किया है वो उसमें वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कितना है और सरकार उस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए अगले 3 साल में क्या करेगी।